सुमित्रा देवी, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर थी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सुमित्रा को दौलत के अलावा अपने बेटे पीयूष से बहुत ज्यादा प्यार था। वो अपने बेटे के लिए एक बहुत ही सुंदर और अमीर लड़की तलाश रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ पीयूष, जिसे ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो कि सुंदर होने के साथ साथ दिल से भी बहुत अच्छा हो। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपने रिश्तेदारों में पीयूष की शादी के लिए बातचीत करना शुरू कर देती है। लड़की ऐसी हो जो दिखने में सुंदर भी हो, साथ ही साथ हमारे स्टेटस से मैच भी करती हो, क्योंकि हमारा तो पूरा नाम है शहर में और हम उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं जो हमारी बराबरी के हों, और गरीब लोग और छोटे लोगों से हम बात ही नहीं करते। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारा पीयूष दिखने में इतना सुंदर है, स्मार्ट है, उसके लिए तो लड़की उसके टक्कर की होनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी। सुमित्रा ये सारी बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुमित्रा का पति विक्रम आ जाता है और विक्रम सुमित्रा से कहता है, ऐसा है सुमित्रा, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। फिर तुम अपने घर के लिए ऐसी बहू ढूंढो कि हम दोनों की इज्जत करे और हम दोनों को खूब प्यार दे, हम दोनों की खूब सेवा करे, फिर चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। आप ना ये अच्छे बनने का ढोलक अपनी माँ के सामने ही बजाया करो, मेरे आगे बजाने की जरूरत नहीं है। अरे आपको क्या पता कि मेरे बेटे के लिए इतने बड़े बड़े घर से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी अपने लड़के के लिए ऐसी लड़की तलाश कर रही हूँ जो मेरे मन को भाए, जो लड़की अमीर हो, सुंदर हो, साथ ही साथ गुणवंती हो। एक बात हमेशा याद रखना, सारी चीजें जीवन में नहीं मिलती, कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी में बहस होती रहती है। अब यूं ही समय बीतता जाता है और एक दिन पीयूष के लिए एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आता है। लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। सुमित्रा और पीयूष और विक्रम तीनों मिलकर उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं, जहां लड़की बहुत ही मॉडर्न तरीके से तैयार होकर सुमित्रा के सामने आती है। लड़की का नाम प्रिया था। सुमित्रा प्रिया से कहती है, तो बेटा प्रिया, ये बताओ कि घर के काम काज में तुम्हें क्या क्या आता है। वैसे भी घर में तुम्हें काम करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि नौकर वगैरह नहीं है घर में, फिर तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगी। मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इंसान को हर अच्छे और बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। आंटी जी, मैंने तो आज तक कभी एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया, और अगर इन फ्यूचर कभी नौकर नहीं आते या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती कि खुद को काम करना पड़े, तो मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे को घर के कामकाज नहीं आते और मैं घर के कामकाज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं इतनी अमीर हूँ, घर की इकलौती बेटी हूँ, और अपने ससुराल में इस तरह से काम करूँगी, पॉसिबल ही नहीं है। लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा का मन उदास हो जाता है और वो बिना कुछ कहे वहां से घर वापस आ जाती है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन पीयूष अपनी कार लेकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी कार खराब हो जाती है। तभी उसे एक बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का नाम अनामिका था। पीयूष अनामिका के पास जाता है और उससे कहता है, देखो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? आसपास कोई गैराज मिलेगा तो मुझे बता दो। जी हाँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको गैरेज दिखा देती हूँ। पीयूष बार बार अनामिका को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पीयूष को पहली नजर में ही अनामिका से प्यार हो गया है। अनामिका पीयूष को मैकेनिक के पास ले जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी ठीक हो जाती है। पीयूष अनामिका का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप कहाँ जा रही हो? वो दरअसल यही पास के गांव में मेरा घर है, तो घर जा रही थी। बुरा ना मानो तो क्या मैं आपको छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं, मैं आराम से चली जाऊंगी। अनामिका के मना करने के बाद भी उसे बार बार अनामिका को फोर्स करने लगता है, लेकिन अनामिका उसकी बात नहीं मानती और खुद अकेले घर की तरफ निकल जाती है। अब समय ऐसे ही बीतता जाता है। पीयूष बार बार अनामिका के बारे में सोचने लगता है। वह अनामिका के बारे में अपने पिता से बात करता है। अच्छा, तो जितनी बातें मैंने सुनी है उस हिसाब से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरे बेटे को शायद उस लड़की से प्यार हो गया है। देखो, किसी भी रिश्ते में ना प्यार बहुत जरूरी होता है। अगर तुझे वो लड़की पसंद है तो तू अगर कहे तो मैं उस लड़की के घर तेरा रिश्ता लेकर जाता हूँ, बात करता हूँ।
पापा मुझे ना वो लड़की बहुत पसंद आई और उससे बात करने के बाद ना मन में एक ऐसी वाइब आ रही थी जैसे मेरे लिए ना वही परफेक्ट पार्टनर है। और माँ सुनेगी तो शायद मना कर देगी क्योंकि वो लड़की ना एक गांव में रहती है। अरे तो अपनी माँ की चिंता मत कर, हर फैमिली को ऐसी बहू चाहिए होती है जो उसके घर को संभाल ले। और शायद मुझे भी वो लड़की इतना समझाने के बाद पसंद आ रही है, तो ऐसा कर तू कल मुझे ऐसी बहाने ले चल और मैं भी एक बार उस लड़की को दूर से देख लेता हूँ। ऐसे ही अगले दिन विक्रम और पीयूष दोनों अनामिका को देखने के लिए उसके गांव जाते हैं। विक्रम को भी अनामिका बहुत पसंद आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब विक्रम अनामिका के बारे में अपनी पत्नी सुमित्रा को बताता है। मैंने भी वो लड़की देखी है, बहुत सुंदर है और दिखने में भी बहुत अच्छी है और संस्कारी लगती है। एक बार बात करके देखते हैं उसके घर में। अरे आपका दिमाग ठीक है ना? कहाँ हम इतने अमीर और कहाँ ये इतनी गरीब, कैसे रिश्ता जोड़ेंगे उस घर में हम? अरे तुम एक बार खुद सोचो ठंडे दिमाग से। हम प्रिया को जब देखने गए थे तो प्रिया दिखने में भी बहुत सुंदर थी और बहुत ज्यादा अमीर भी थी, लेकिन वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि उसका नेचर ऐसा था जो एक घर को चलाने लायक नहीं था। लेकिन एक बार अनामिका से मिलो तो। अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो ठीक है, आप जाकर कह देना कि कुछ दिनों बाद हम अनामिका को देखने के लिए आ रहे हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमित्रा अपने परिवार के साथ मिलकर अनामिका को खुद देखने के लिए जाती है। अनामिका बहुत ही साधारण सी लड़की थी और बहुत गरीब थी। अनामिका के आसपास के सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि अनामिका के घर के सामने एक 4 पहिए वाली कार खड़ी है और उसमें से सुमित्रा बहुत सारा शगुन का सामान लेकर निकलती है और अनामिका के घर जाती है और अनामिका के पिता से अनामिका का हाथ मांगते हुए उनसे कहती है, देखिए भाई साहब, हमारे पास ना किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसी बहू चाहिए हमें जो हमारे घर को संभाल पाए। संस्कार तो कूट कूट के भरे होने चाहिए उसमें। और आपकी बेटी ना हमें बहुत पसंद है, क्या आप हमें अपनी बेटी देना चाहेंगे? अनामिका के पिता बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से पीयूष और अनामिका दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही समय बाद बहुत ही धूमधाम से पीयूष अनामिका के दरवाजे पर बारात लेकर आता है और उससे पूरे मान सम्मान के साथ शादी करके लेकर अपने घर आता है। और इस तरह से अनामिका अपने प्यार से पूरे घर को अपना बना लेती है और हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। एक दिन अर्चना अपनी बहू पलक से कहती है, बहू मैं क्या सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए तुझे मायके गए हुए, तू अपने मायके होया, तेरी माँ को भी अच्छा लगेगा। माँ जी, बार बार मायके जाना अच्छा नहीं लगता और माँ से मेरी बात तो फोन पर होती रहती है। अरे मायके जाना अच्छा नहीं लगता पागल, वो तेरा पहला घर है और मायके की कमी ना कोई भी ससुराल वाला पूरा नहीं कर सकता। कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास चले जा, उनको भी अच्छा लगेगा। और शुक्र मना भगवान से कि तुझे मेरी जैसी सास मिली है जो तेरे बारे में इतना सोचती है, वरना आजकल कहाँ सोचते हैं लोग बहू के बारे में इतना। हाँ माँ जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं, उनकी जो सास है ना वो इतनी ज्यादा चालाक है कि अपने फायदे के लिए ना अपनी बहू को बेवकूफ बनाती रहती है। और एक आप हो, हमेशा मेरे बारे में ही सोचती हो, बहुत प्यार करते हैं आप मुझे ना कभी भी अपनी माँ की कोई कमी महसूस होने ही नहीं देती आप तो। बस बस, अब तारीफ ही करती रहेगी क्या मेरी? तुझे भी तो याद आती होगी ना अपनी माँ की। जब मैं शादी करके आई थी ना अपने ससुराल, तो मुझे भी अपनी माँ की बहुत याद आती थी। भले ही तेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हो, लेकिन फिर भी तू अपने मायके जा। तभी वहाँ पलक का पति अनमोल आ जाता है और अनमोल अर्चना और पलक से कहता है, बस शुरू हो गया मायके जाने का ड्रामा। कहीं नहीं जाना इसे, आए दिन मायके जाएगी तो ससुराल कैसे संभालेगी? देख, तो मुझे मत बता कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पलक अपने मायके चली जाती है। अब पलक अनमोल को फोन करके ये कहती है कि वो उसे आकर ले जाए, लेकिन अनमोल उसकी बात को बार बार नकार रहा था। इसलिए पलक अपनी सास को फोन करती है और कहती है, माँ जी, मैंने अनमोल जी को इतनी बार कॉल किया और बोला कि आकर मुझे ले जाओ, वो है कि सुनते ही नहीं। अब मेरी नई नई शादी हुई है, अकेले आऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको बोलो कि मुझे आकर ले जाए। बहू अब मैं तुझे क्या बताऊं, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसी आ गई है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। वो क्या है ना कि अनमोल की जॉब चली गई है और घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है,
इसीलिए अगर तू अपनी माँ से कुछ पैसे ले आती तो हमारी थोड़ी मदद हो जाती। अच्छा माँ जी, फिर भी कितने पैसों की जरूरत होगी? बेटा यही कुछ 1.5 लाख रुपए। और चिंता मत करना, जब अनमोल की जॉब लग जाएगी तब मैं तेरी माँ के सारे पैसे लौटा दूंगी। पलक किसी तरह से अपनी सास को 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है और थोड़ी देर बाद अपनी सास को फोन करती है और कहती है, माँ जी मैंने तो पैसे ट्रांसफर कर दिए, अब अनमोल जी को बोलो कि मुझे आकर ले जाएं। अरे बहू, तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है और मैं तुझे ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। इसीलिए अभी तू कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जा, क्योंकि घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुझे खुद आऊंगी लेने के लिए। अब अर्चना के हाथों वो पैसे लग जाते हैं। दोनों माँ बेटा मिलकर उन पैसों से खूब ऐशो आराम करते हैं। देखते ही देखते कुछ महीने और निकल जाते हैं और एक दिन फिर से अर्चना फोन करती है और पलक से वही अपना रोना गाते हुए कहती है, बहू माफ करना, मुझे बार बार तेरे आगे झुकना पड़ रहा है। देखना तेरे पति की कहीं जॉब ही नहीं लग रही। जो तुझसे मैंने 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे वो भी मैंने कर्जे में किसी को दे दिया। अब घर में 1 रुपए नहीं है। क्या तू अपनी माँ से मेरे लिए फिर से मदद मांग सकती है क्या? और इस बार ना 2 लाख रुपए भिजवा दे, मैं वादा करती हूँ मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। पलक को लगता है कि सच में अर्चना की बात सही है। बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी सास को पैसे दे देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अर्चना और अनमोल दोनों मिलकर धीरे धीरे पलक से पैसे ऐंठने लगते हैं। पलक को अब समझ में आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही एक बार फिर से अर्चना पलक को फोन करती है और फिर से पैसे मांगने लगती है, जिस पर पलक कहती है, ठीक है माँ जी, मैं आपको कल तक पैसे किसी न किसी तरीके से भिजवा दूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पलक बिना किसी को जानकारी दिए अपने ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि उसकी सास और पति दोनों खूब मस्ती में अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। तभी अनमोल की नजर पलक पर जाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटा एकदम शांत हो जाते हैं और उनके सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तभी पलक गुस्से से कहती है, अच्छा तो ये थी आप लोगों की मजबूरी, मेरे पीठ पीछे रहकर मुझसे धोखा कर रहे थे आप दोनों मिलकर धीरे धीरे मुझसे पैसे ऐंठ रहे थे। आपके अंदर लालच भरा है ना, इसीलिए तो आप दोनों मुझे मेरे मायके भेजकर बेबसी का बहाना बनाकर आए दिन मुझसे पैसे निकलवा रहे थे। क्या चल रहा है आप दोनों के मन में? हाँ अरे नहीं बहू, तू ना गलत समझ रही है। दरअसल ये जो पार्टी थी ना वो अनमोल की जॉब लग गई है ना, इसीलिए। अरे वाह, मेरे पति की जॉब लग गई और आपने जॉब लगने की खुशी में पार्टी भी रख ली घर में, और एक पत्नी को इसकी खबर तक नहीं है। अभी कल ही बात हुई थी मेरी आपसे, कल तक तो आप रो रही थी कि आपको पैसों की जरूरत है और आज अचानक से आपके बेटे की जॉब लग गई। जॉब लगने के साथ साथ आपने अचानक से पार्टी भी रख ली। वाह, ये बात तो हजम नहीं हो रही। मेरी सासू माँ, इतनी चालाकी करोगे आप मेरे साथ, मैंने सोचा नहीं था। अरे नहीं बहू, तू अभी भी हमें गलत समझ रही है। वो दरअसल बात ये है कि अनमोल के दोस्त अचानक से आ गए थे और बस सब कुछ अचानक में हो गया। अच्छा, तो आपके दिमाग से निकल गया। पैसे मांगने के समय आपके दिमाग से कुछ नहीं निकला होगा। आपको बस माइंड में ये था कि आपको पैसे मांगने हैं और उन पैसों से आपको ऐश करना है ना? यही चाहते थे ना आप दोनों? आपको अपनी बहू से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों से मतलब है। अगर इतनी ही पार्टी करने का शौक है, इतना ही घर में पैसे रखने का शौक है, तो खुद कमाना सीखो ना। दूसरों का पैसा हड़पना बहुत आसान होता है और कमाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। पलक की बातें सुनने के बाद अनमोल को गुस्सा आता है और वो गुस्से में पलक से कहता है, ओए सुन, बहुत देर से तेरी ना पटर पटर सुन रहा हूँ मैं। ये मेरा घर है, मैं अपने घर में पार्टी करूँ, जो मर्जी करूँ, तुझसे क्या लेना देना। और रही बात पैसों की, तो तू इस घर की बहू है, तेरा फर्ज बनता है अपने ससुराल वालों को खुश करना। और अगर मैंने तुझसे कुछ पैसे मांग लिए तो इसमें तूने कौन सा हमें परेशान कर दिया है? हाँ, लड़की वालों का फर्ज बनता है कि वो ससुराल वालों को हमेशा दे। पलक और अनमोल के बीच बहुत गंदी बहस हो जाती है, जिस पर अनमोल को गुस्सा आता है और वह पलक को खींचकर 2-3 थप्पड़ मारने लगता है और कहता है, बहुत हो गया तेरा माँ, अब इसको ना कैसे भी ठिकाने लगा दे, अब इसकी जुबान ज्यादा चल रही है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। दरअसल ये पुलिस पलक की माँ अनीता लेकर आई थी।
आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे आ गई मैं यहाँ पर और ये पुलिस कैसे आ गई। पुलिस मैं लेकर आई हूँ। दरअसल पलक बहुत परेशान थी, वो मुझे बिना बताए अपने ससुराल आ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे निकल गई और बाहर से ही सारा नजारा देख रही थी। फिर तब मुझे लग गया कि अब ये मामला पुलिस में जाना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे गुनहगारों को सजा कैसे मिलेगी। पुलिस अनमोल और उसकी माँ को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है, जिसके बाद से पलक कुछ ही समय बाद अनमोल से तलाक ले लेती है और अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में कुछ गांववासी रहा करते थे, परंतु उस गांव में एक सिरकटी चुड़ैल का साया था, जो किसी भी टाइम आकर किसी भी व्यक्ति को अपने साथ उठा कर ले जाया करती थी और उसके सर को काट कर फेंक दिया करती। ऐसे ही एक दिन भोला नाम का एक व्यक्ति रात को काम पर से घर की ओर जा रहा होता है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। कितनी रात हो चुकी है और इतनी रात को अंधेरे में मैं अकेले घर जा रहा हूँ। कहीं मुझे वो सरकटी चुड़ैल ना मिल जाए और अपनी तरह मेरा सर काट कर ना फेंक दे। भोला भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके सामने हवा में उड़ती हुई उसके सामने सरकटी चुड़ैल आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए भोला से बोलती है, हा, 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 क्यों रे भोला, घर जा रहा है। तुम जाने दोगी तब तो घर जाऊंगा। तुम तो रास्ते में ही मेरे सामने आकर खड़ी हो गई हो, अपना सर अपने हाथों में लिए। अरे तू तो बड़ा ही तेज है, बेकार ही तेरा नाम भोला रखा हुआ है। अब ले पकड़ मेरा सर और चल मेरे साथ। इतना बोलकर चुड़ैल अपना सर भोला के हाथ में थमा देती है और भोला उसका सर अपने हाथों में लिए कांपने लगता है। भोला डरते हुए चुड़ैल से बोलता है, दुष्ट सिर कटी चुड़ैल, छोड़ दे मुझे। तू मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जा रही है? मुझे मेरे घर जाने दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अरे ओ भोला, मैं तो पहले से ही मरी हुई हूँ, अब तू मुझे क्या मारेगा। इतना बोलकर चुड़ैल भोला को जंगल में ले जाती है और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देती है और भोला का सिर काटकर गांव के चौराहे में जाकर गिर जाता है। सुबह जब सभी लोग उठते हैं, भोला का कटा हुआ सर गांव के चौराहे पर देखकर सभी गांव वाले आपस में बात करते हुए बोलते हैं, हे भगवान, चुड़ैल ने भोला को भी मार डाला। गाँव वालों, अब हमें उस चुड़ैल से बचकर रहना होगा। अब हम सभी गांव वाले रात को ना ही अपने घर से बाहर निकलेंगे और ना ही अपने घर आएंगे। अगर उस चुड़ैल ने हमें देख लिया तो वो हमें भी भोला की तरह मार डालेगी। तुम सही बोल रहे हो, अब हम सब गांव वालों को चौकन्ना रहना होगा। अब सभी गांव वाले रात को घर से निकलना और रात को घर आना बंद कर देते हैं, परंतु अब सर कटी चुड़ैल गांव वालों को दिन में अकेला देखकर उन्हें भी घेर लिया करती। ऐसे ही एक दिन हरिया नाम का एक व्यक्ति खेती करके घर जा रहा होता है। उसे देखकर सिर कटी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अपने सामने सर कटी चुड़ैल को देखकर हरिया के तोते उड़ जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है, अरे ओ गांव वालों, जल्दी से यहाँ आकर मुझे बचाओ, वरना ये सर कटी चुड़ैल मेरा भी सर काट देगी। अरे ओ हरिया, क्यों इतना शोर मचा रहा है? मरना तो तुझे है ही, तो क्यों नहीं शांति से मर जाता? ले पकड़ मेरा सर। मुझे जाने दे चुड़ैल, मुझे अभी नहीं मरना। अरे कोई मुझे बचाओ इस सर कटी चुड़ैल से, नहीं तो ये मुझे भी भोला की तरह मार देगी। हरिया बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर चुड़ैल के हाथों में उसके कटे हुए सर पर पड़ती है। ये देखकर हरिया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास गांव वालों को देखता है और खुद को चुंटी काटते हुए गांव वालों से बोलता है, अरे गांव वालों, देखो मैं जिंदा हूँ। इसका मतलब वो चुड़ैल मुझसे डरकर भाग गई। मैंने उस चुड़ैल को भगा दिया। अरे वाह भैया, तुम तो चुड़ैल को देखकर बेहोश हो गए थे। तुम्हारी रक्षा तो हम गाँव वालों ने मिलकर करी है। जब हमने तुम्हारी आवाज सुनी तो हम सभी गांव वाले लाठी लेकर तुम्हारे पास आए और वो चुड़ैल हमें देखकर भाग गई। अरे गांव वालों, इससे एक चीज तो पता चल गई, चुड़ैल अकेले ही शिकार करती है। अगर हम साथ में रहे तो वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अब हम चैन से जिएंगे, परंतु अब हम कभी भी कहीं भी अकेले नहीं आएंगे जाएंगे, क्योंकि वो चुड़ैल अकेले में हमें अपना शिकार बना सकती है। गांव वालों, याद रखना, कोई अकेला नहीं जाएगा।
अब सारे गांव वाले चुड़ैल के आतंक से कम डरने लगते हैं और कहीं भी अकेले नहीं आते जाते। अब वो सभी जब भी जाते तो साथ में ही आते जाते और अपना सारा काम किया करते। ऐसे ही एक दिन फिर से हरिया अपने दोस्त बिरजू के साथ काम करके घर आ रहा होता है, परंतु बिरजू का घर रास्ते में पहले पड़ जाता है। दोस्त, आज तुम मेरे घर रुक जाओ। अगर तुम यहाँ से अकेले अपने घर गए तो वो चुड़ैल फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। अरे दोस्त, तुम मेरी फिक्र मत करो, कोने पर ही तो मेरा घर है, मैं अभी भागकर चला जाऊंगा। इतना बोलकर हरिया जाने लगता है, परंतु बिरजू को उसकी फिक्र होती है। हरिया जैसे ही आगे बढ़ता है, सरकटी चुड़ैल उसके सामने अपना सर लेकर आ जाती है। हरिया बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बिरजू गांव वालों के साथ वहां पहुंचता है और उस चुड़ैल को भी गांव वाले मिलकर घेर लेते हैं। जिसके बाद गांव के एक तांत्रिक बाबा आते हैं और चुड़ैल के ऊपर माता रानी का लाल सिंदूर फेंकते हैं, जिससे चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है। उसके हाथों से उसका सर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद चुड़ैल बाबा से बोलती है, बाबा, अब तुमने गांव वालों के साथ मिलकर मुझे पकड़ा है। तूने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं और ज्यादा खूंखार हो जाऊंगी, फिर कोई भी मुझसे नहीं बच पाएगा। और तो मैं तुझे दूंगा ही चुड़ैल, पर तू मुझे ये बता कि तू ये सब क्यों कर रही है? क्यों इन मासूम गांव वालों को इतना सता रही है? बाबा, मैं इंसान वालों को सता नहीं रही हूँ, बल्कि अपने दर्द को कम कर रही हूँ। जब से मैं चुड़ैल बनी हूँ तब से मुझे दर्द होता है, और अगर मैं किसी इंसान को नहीं मारती तो मेरा दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं तड़पने लगती हूँ। मैं मारना नहीं चाहती थी, परंतु कुछ साल पहले जब मैं सुनार की दुकान से सोना लेकर लौट रही थी, तभी कुछ डाकू आए और उन्होंने मुझसे मेरे सारे जेवरात छीन लिए। मैं किसी को उन डाकू का सच न बता सकूं, इसीलिए उन डाकुओं ने मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। बस तभी से मैं चुड़ैल बनकर गांव वालों को सताने लगी, क्योंकि हर रात को मुझे वही दर्द होता है जो दर्द मुझे मरते समय हुआ था। बस इसीलिए मैं लोगों को मारती हूँ। बाबा, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दे दो। ठीक है, मैं तुझे मुक्ति दूंगा ताकि तू अपने दर्द से आजाद हो जाए। अब बाबा सभी गांव वालों के साथ मिलकर एक पूजा करते हैं और हवन कुंड में चुड़ैल का सर डाल देते हैं। चुड़ैल का सर जलते ही चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो मुक्त हो जाती है, जिसके बाद सभी गांव वाले चैन की जिंदगी जीने लगते हैं।